नमस्कार, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको पता है कि आज हम किस मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए आए हैं। टाइटल से आप समझ गए होंगे। झारखंड में कल दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और इसको लेकर प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। अब डोर टू डोर कैंपेन आज रात तक जो प्रत्याशी हैं वो कर सकते हैं। 38 विधानसभा में ये चुनाव होने वाला है 38 सीटों के लिए, और यहाँ पे प्रत्याशी जो हैं अपने अपने भाग्य को लेकर मैदान में है, अपने अपनी किस्मत को लेकर मैदान में है। हालांकि किसकी किस्मत साथ देती है यह 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन कल का जो चरण है, अगर इस को हम देखें, इस 38 सीट को अगर देखें तो इसमें अगर 2019 का समीकरण हम देख लेते हैं तो इसमें जो सीटें हैं वो किसके पास कितनी सीटें हैं, सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि 23 सीटें महागठबंधन, अब की इंडिया गठबंधन तब की महागठबंधन के पास 23 सीटें हैं। और जो एनडीए है, तब एनडीए ने साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था, भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में भाजपा के पास 12 सीटें हैं, 2 सीटें आजसू के पास हैं और 1 सीट जो राजधनवार की सीट है, जो बाबूलाल मरांडी जीत कर आए थे जब वो जेवीएम का विलय कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये 15 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास है। अब भाजपा इसमें बढ़ोतरी कैसे करती है, क्योंकि ताबड़तोड़ जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो संथाल परगना, कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर के इन 38 सीटों को फतह करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लगातार संथाल परगना में डेमोग्राफी को लेकर हमलावर है बीजेपी। वो कह रही है कि यहाँ पे आदिवासियों की जो संख्या है वो घटी है और बांग्लादेशी जो मुसलमान है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वो आदिवासियों का हक छीन रहे हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं, उनकी बेटियों से विवाह कर रहे हैं और यहाँ संथाल परगना में वो कब्जा कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन इसे सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि बीजेपी एजेंडा विहीन हो गई है, मुद्दा विहीन हो गई है, कोई भी मुद्दा नहीं है। चलिए, इस 38 सीट में अगर हम 10 सीट की बात करें तो 10 सीट जो है वो हॉट सीट है। इस 10 सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कल का जो मतदान होगा उसके प्रतिशत से ही यह अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। पहले चरण की जो 43 सीटें थी उसका आकलन हमने आपके सामने रखा था। हमने आपको बताया था कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लीड कर रही है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 38 सीटों में ये 10 सीट कौन सी है जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो 38 सीटें हैं इसमें 23 तो इंडिया गठबंधन के पास ऑलरेडी है। तो क्या जो बीजेपी है वो संथाल को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है, क्या इसमें सेंधमारी कर पाएगी? क्योंकि संथाल की जो सीटें हैं उसमें अगर हम देखें तो बीजेपी ने कुछ चेंजेस किए हैं, नए चेहरों को लाकर पार्टी में शामिल किया है और उनको प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे पहले हम बात कर लें जो सबसे हॉट सीट है बरहेट से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है वो हैं गमालियल हेब्रम। इस सीट का अगर हम समीकरण देखें तो 2005 से लेकर 2019 तक ये सीट जो है वो जेएमएम के खाते में रही। 2005 में थॉमस सोरेन जेएमएम की टिकट से चुनाव लड़े और जीतकर सदन पहुंचे। 2009 में हेमलाल मुर्मू इस सीट से चुनाव लड़े और जीते। 2014 में हेमंत सोरेन जेएमएम की टिकट से ही चुनाव लड़े और जीत कर पहुंचे। 2019 में हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ा और जीते। एक बार फिर से हेमंत सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और यहां से जो जेएमएम का ग्राफ रहा है वो हाई रहा है। तो इस बार जो आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जो गमालियल हेब्रम है वो आजसू से प्रत्याशी बनाए गए थे और 2600 वोट उनको मिला था। तो 2600 का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये वोट नहीं है। इसको क्या गमालियल इस बार जब वो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं तो क्या इस सीट को वो फतह कर पाएंगे, जो कि मुश्किल नजर आता है। दूसरा जो सबसे हॉट सीट है जामताड़ा, यहां से इरफान अंसारी को चुनौती दे रही हैं हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी। इन दोनों में
कड़ी टक्कर है, सीता सोरेन चुनौती दे रही हैं। हालांकि यहाँ पे इरफान अंसारी ने शब्दों की मर्यादा भी तार तार कर दी थी, जब सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया था, और इसको बीजेपी ने काफी तुल भी दिया। लोगों के बीच गई सीता सोरेन, रोई भी कि उनका अपमान किया जा रहा है। आपको बता दें, अगर इस सीट का पूरा हम ग्राफ देखें तो 2005 में यहां से विष्णु प्रसाद भैया जीते थे भाजपा की टिकट से। 2009 में भी फिर से विष्णु भैया जीते जेएमएम की टिकट से, वो जेएमएम में शामिल हो गए थे और वो जीते 2009 में। 2014 में इरफान अंसारी इस सीट से जीत कर आए कांग्रेस की टिकट पर। 2019 में भी इरफान अंसारी चुनाव जीत कर आए। इस बार इरफान अंसारी भी हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इनका मुकाबला सीता सोरेन से है। यहाँ पे काफी जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि दोनों का ही पलड़ा यहाँ पे भारी है, लेकिन कौन कितना इम्पैक्ट छोड़ पाता है, चूंकि लगातार बीजेपी जो है वो यहाँ पे जामताड़ा में साइबर क्राइम घुसपैठिए को लेकर हमलावर है। तो क्या घुसपैठ को लेकर वहां की जनता कितनी सजग है, क्या वाकई में उनको लगता है कि घुसपैठ हुआ है और वो यहाँ पे परिवर्तन चाहती है, ये 23 तारीख को ही पता चलेगा। तीसरी जो सीट है बोरियो, यहाँ पे जेएमएम और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ का अगर हम ग्राफ देखें 2005 से लेकर 2019 तक, तो सबसे पहले 2005 में यहां से ताला मरांडी भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते थे। 2009 में लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम की टिकट से चुनाव लड़े। 2014 में ताला मरांडी फिर भाजपा की टिकट से चुनाव जीते और 2019 में लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम की टिकट से चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने जो है जेएमएम से इस बार धनंजय सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे भी जो है मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है, कड़ी टक्कर है दोनों के बीच। शह मात के लिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता कैंप कर रहे हैं और जेएमएम के प्रत्याशी के पक्ष में जो स्टार प्रचारक है वो लगातार हेमंत सोरेन ने प्रचार किया, कल्पना सोरेन लगातार उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चौथी सीट की, तो वो है नाला, जहां से स्पीकर विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और माधव चंद्र में भिड़ंत देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस सीट से आपको बता दें कि रविंद्रनाथ महतो चुनावी मैदान में हैं, जेएमएम की सीट पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। वही माधव चंद्र महतो को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। पूरा अगर हम आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाएं 2005 से लेकर 2019 का, तो रविंद्रनाथ महतो 2005 में जीत कर आए थे जेएमएम की टिकट पे। 2009 में सत्यानंद झा भाजपा की टिकट पर जीत कर आए। 2014 में रविंद्रनाथ महतो जेएमएम की टिकट पर जीत कर आए। 2019 में भी रविंद्रनाथ महतो जेएमएम की टिकट पर जीत कर आए और इस बार तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने की जुगत में है। लेकिन वहीं माधव चंद्र महतो को बीजेपी ने उतार दिया है और उनकी भी कड़ी पकड़ बताई जा रही है यहाँ के जनता के बीच। तो अब देखना होगा कि जनता क्या हैट्रिक लगाकर रविंद्रनाथ महतो को फिर से भेजती है या फिर माधव चंद्र यहाँ पे आगे निकलते हैं। पांचवी जो सीट है दुमका, यहाँ पे सुनील सोरेन और बसंत सोरेन में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन और सुनील सोरेन यहां से आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इस सीट का अगर हम ग्राफ देखें तो 2005 में स्टीफन मरांडी यहां से निर्दलीय चुनाव जीते थे। 2009 में हेमंत सोरेन जेएमएम की टिकट से यहां चुनाव जीते। 2014 में लुइस मरांडी भाजपा की टिकट पर चुनाव जीती और हेमंत सोरेन को लुइस मरांडी ने हरा दिया था। तब 2019 में हेमंत सोरेन ने यहां से जीत हासिल की थी और तब हेमंत सोरेन की ही सरकार बनी। आपको बता दें कि दुमका विधानसभा से इस बार जो है भाजपा ने यहाँ पे सुनील सोरेन को मैदान में उतारा है और ये जो सीट है वो भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सुनील सोरेन पर भाजपा ने भरोसा जताया है और ये भी जो है सीट जो है वो कांटे की टक्कर की बताई जा रही है। सुनील सोरेन भी यहाँ अपना वर्चस्व रखते हैं, लोगों के बीच उनकी जगह अच्छी खासी है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है
घुसपैठ का, भ्रष्टाचार का, उसको लेकर वहां की आदिवासी जनता कितनी जागरूक है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे अब हम बात करेंगे छठी सीट की। छठी सीट को अगर हम देखें तो बगोदर, ये सीट जो है ये यहाँ से माले का गढ़ इसको माना जाता है। बगोदर सीट को माले का गढ़ माना जाता है, जहां से लगातार अगर हम 2014 को छोड़ दें तो विनोद सिंह यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उससे पहले महेंद्र सिंह, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जो विनोद सिंह के पिता हैं, वो वहां से चुनाव जीतते आ रहे थे। तो ये माना जाता है कि ये माले का गढ़ है और यहाँ पे सेंधमारी करना थोड़ी मुश्किल है। आपको बता दें कि 24 साल माले को छोड़कर 24 वर्षों तक माले यहां से चुनाव जीतती आई है। सिर्फ एक बार 14 में नागेंद्र महतो ने विनोद सिंह को हरा दिया था। एक बार फिर से यहाँ पे भाजपा ने नागेंद्र महतो को ही उतारा है, नागेंद्र महतो पर विश्वास जताया है। तो क्या 2014 को फिर से दोहराने की कोशिश में जुटी है भाजपा? 2014 का जो समीकरण है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी भाजपा की, तो क्या भाजपा को इस बार लगता है कि उनका जो मुद्दा है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो नैरेटिव है, वो धरातल पर काम कर पाई है? ये तो जनता तय करेगी और 23 तारीख को ही इसका पता चल पाएगा। तो ये आमने सामने है। क्या माले के गढ़ में सेंधमारी कर पाती है बीजेपी नागेंद्र महतो के सहारे यहाँ बगोदर में? ये देखने वाली बात होगी। अब धनवार की बात कर लें, जहां पे बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सबकी निगाहें धनवार सीट पर टिकी हुई हैं। हाल ही में एक वाकया भी आया जहां बीजेपी से बगावत करके निरंजन राय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे धनवार से ही, और तब वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे पहुंचते हैं, उन्हें मनाते हैं और हेलीकॉप्टर में ले जाकर अमित शाह के सभा में फिर से उन्हें बीजेपी में शामिल करा देते हैं। तो एक तो उनके जो रास्ते का रोड़ा था वो खत्म हो गया है। अब इनके सामने जो है वो यहाँ पे फ्रेंडली फाइट है राज धनवार में, जहाँ पे जेएमएम ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और माले के भी प्रत्याशी राजकुमार यादव और जेएमएम से यहाँ पे निजामुद्दीन चुनावी मैदान में हैं, जो बाबूलाल को टक्कर दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कौन किसके वोट में सेंधमारी कर पाता है, चूंकि पिछली बार जेवीएम के टिकट से बाबूलाल मरांडी यहां से चुनाव जीते थे और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए और वर्तमान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी साख दांव पर लगी हुई है। और जो 7वीं सीट है वो है गांडे की सीट, जहां पे अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो कल्पना सोरेन है। गांडे सीट पर उपचुनाव हुआ था, जब वहां के जो विधायक थे सरफराज अहमद, उनका इस्तीफा ले लिया गया था। जब इस सरकार में हलचल तेज हुई, जो ईडी ने जब हेमंत सोरेन को समन भेजा, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी हेमंत सोरेन पे, तब उनका इस्तीफा लिया गया और वहां पे बाद में फिर उपचुनाव हुआ और कल्पना सोरेन वहां से चुनाव जीत कर आई। और इस बार भी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार कैंपेन भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, वो खुद चुनावी मैदान में है। और इस बार भाजपा ने मुनिया देवी को कल्पना सोरेन के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। आपको हम बता दें कि अगर 2005 से लेकर 2019 तक का अगर हम गांडे सीट का समीकरण देखें तो 2005 में यहां से सालखन सोरेन ने जेएमएम की टिकट पर चुनाव जीता था। 2009 में सरफराज अहमद कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। 2014 में जयप्रकाश वर्मा भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते। 2019 में फिर से सरफराज अहमद ने जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीता और उसके बाद उपचुनाव हुए और कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की। तो यहाँ पे मुनिया देवी कितनी टक्कर दे पाती हैं कल्पना सोरेन को? हालांकि मुनिया देवी के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो काफी सक्रिय महिला हैं और उनका जो है वो अपना वोट बैंक है, लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। तो क्या वो कल्पना सोरेन को यहाँ पटखनी दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पे भी क्लीन स्वीप कह देना कि कल्पना सोरेन क्लीन स्वीप कर रही हैं, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। कल के मतदान प्रतिशत से ये आकलन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब जो 9वां सीट है वो है डुमरी में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। आपको बता दें कि डुमरी से जो वर्तमान में विधायक हैं वो बेबी देवी हैं, जो टाइगर जगन्नाथ महतो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं। उपचुनाव हुआ था, वहां से उन्होंने जीत हासिल की। जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद बेबी देवी ने यहाँ से चुनाव जीता और 2005 से लेकर 2019 तक जगन्नाथ महतो ने जेएमएम की टिकट से यहाँ चुनाव जीता। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत काम किया वहाँ के लिए
और वो टाइगर के नाम से जाने जाते थे। सभी लोग उन्हें टाइगर जगन्नाथ दास कहते थे। और इस बार फिर जेएमएम ने उनकी पत्नी पर भरोसा जताया है और वो चुनावी मैदान में है, बेबी देवी, और वर्तमान में वो मंत्री भी हैं। तो अब देखना है, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है और उनके सामने आजसू, एनडीए से आजसू के खाते में सीट गई है, तो आजसू ने यहाँ से यशोदा देवी को मैदान में उतारा है। वहीं डुमरी में एक और नाम है जो काफी चर्चित है, और आप डुमरी का जैसे ही नाम सुनेंगे आप सभी ने अंदाजा लगा लिया होगा, जयराम महतो, जो इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन है। झारखंड में अगर कोई प्रत्याशी नंबर 1 पे ट्रेंड करता है तो वो जयराम महतो है। जयराम महतो को लेकर युवा खासा जागरूक हैं, युवाओं में खासा क्रेज देखने को मिलता है जयराम महतो का। जयराम महतो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी और बेरमो। डुमरी में यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। जेएलकेएम उनकी पार्टी का नाम है और उसके वो अध्यक्ष हैं। यशोदा देवी आजसू से हैं और बेबी देवी जेएमएम से हैं। तो यहाँ पे जो है मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ पे देखना होगा कि जनता जो है वो अपना विश्वास किस पे जताती है। क्या एक युवा जो पहली बार चुनावी मैदान में, हालांकि लोकसभा चुनाव लड़ा था और डुमरी से ही उन्हें काफी वोट मिले थे, 90,000 का वोट मायने रखता है, वो मिला था लोकसभा में जयराम महतो को। तो क्या इस बार भी जनता जयराम महतो पर विश्वास करेगी? क्या जो जगन्नाथ महतो जो हैं वो लगातार 20 वर्षों से इस क्षेत्र में उनका काम करते आ रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, तो क्या उसमें सेंधमारी कर पाएंगे जयराम? ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। 10वीं जो सीट है वहां पे वो सिल्ली में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सामना हो रहा है जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं अमित महतो, पूर्व विधायक रह चुके हैं सिल्ली से। इस बार जेएमएम ने उन पर भरोसा जताया है। बीच में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन इस चुनाव में वो फिर से शामिल हो गए हैं जेएमएम में और जेएमएम ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी से देवेंद्र महतो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मामला जो है वो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। अब यहाँ के जो जनता है वो किस पे विश्वास करती है? हालांकि यहाँ पे जो आजसू सुप्रीमो है सुदेश महतो, उनका पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जो समीकरण है उनका मानना है, जो जनता का कहना है कि जो वोट है, जो वोट बैंक है, उसमें अमित महतो और देवेंद्र महतो थोड़ा पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कल के वोट प्रतिशत और 23 तारीख का रिजल्ट ही तय करेगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है। हालांकि ये जो 10 हॉट सीट था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन किस पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी सीट किसकी पारंपरिक सीट रही है और वहां पे सेंधमारी करना कितना मुश्किल रहा है। ये देखना होगा कि जनता में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में विश्वास जगा पाई है। तो ये मूल्यांकन था आपके सामने। और आपको बता दें कि जो 38 सीटें हैं ये सत्ता के द्वार तक ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी बढ़त जिस पार्टी ने बनाई सरकार उसकी बनेगी, क्योंकि 43 सीटों का जो आकलन है उसमें बढ़ोतरी, और इसमें क्योंकि सरकार बनाने के लिए जितने जो मेजॉरिटी आनी चाहिए वो यहाँ पे जो समीकरण है वो फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है किसी भी पार्टी का। तो जो भी पार्टी 38 सीटों में लीड करेगी सरकार उसकी बननी तय है। अब देखना यह होगा कि मैया सम्मान योजना ने कितना छाप छोड़ा है धरातल पर, या घुसपैठियों को लेकर बीजेपी कितना नैरेटिव सेट कर पाई है। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप सब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे इस समीकरण, इस मेरे जो मैंने आपको बताया उससे कितना तवज्जो रखते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।